हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉल ऑफ द हल्क का हमने फर्स्ट एपिसोड कल ही शेयर करा है और आज हमारे पास फॉल ऑफ द हल्क का सेकंड एपिसोड शुरू होने वाला है जिसका टाइटल है फॉल ऑफ द हल्क गैमा। तो दरअसल फॉल ऑफ द हल्क की सीरीज जो है वो एक टाइटल के अंदर नहीं चलने वाली है। जिस तरह हमारे पास फॉल ऑफ द हल्क का इशू नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बल्कि इसके जो सारे अलग अलग स्टोरी आर्क्स हैं वो अलग अलग इश्यूज के अंदर बटे हुए हैं, जिसमें हमें इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी भी दिखेगी, वो भी इसका हिस्सा होगी। हल्क वाला जो हम स्टोरी आर्क शेयर कर रहे थे जिसमें हमने रेड हल्क की स्टोरी देखी थी वो भी यहीं पे कंटिन्यू होंगे। तो यहाँ पे टाइटल्स के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बस आप गौर कीजिएगा जो एपिसोड नंबर आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 उसके हिसाब से आप फॉल ऑफ द हल्क को फॉलो कीजिएगा। तो अब तक बेसिकली हल्क की स्टोरी हम देखते आए हैं कि किस तरह से एबोमिनेशन की जान एक हल्क ले लेता है और हमें इस बारे में पता चलता है कि वो हल्क कोई और नहीं बल्कि एक रेड हल्क है और रेड हल्क ने अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक के पुराने वाले हल्क को भी। और इसी के साथ देखते ही देखते रेड हल्क के दुश्मन जो हैं वो मल्टीप्लाई होते ही रहे। लेकिन जैसे जैसे उसका आगे मिशन बढ़ता रहा तो वो एक शेप लेता रहा और हमें इस बारे में पता चलता रहा कि इन सबके पीछे मोडेक और लीडर मौजूद हैं जो कि अपनी नेक्स्ट स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रेड हल्क कौन है और इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है अब इनके खिलाफ। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे हो रही है वॉशिंगटन डीसी मॉन्यूमेंट के पास। बिल्कुल सुबह का वक्त हो रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर लियोनार्ड सैमसंग यहाँ पे मौजूद है, साथ में कैप्टन अमेरिका जो है यहाँ पे बकी वाला और मिस मार्वल मौजूद हैं। तो कैप्टन अमेरिका यहाँ पे बकी वाला इस वजह से मौजूद है जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अभी सीज का इवेंट चल रहा था, वो ऑन गोइंग था। तो यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोनार्ड सैमसंग आया हुआ है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह का क्राइम सीन चल रहा है और लियोनार्ड सैमसंग हमेशा से एक तरह का डिटेक्टिव टाइप रहा है जो एवेंजर्स की मदद करता है इस तरह के केसेस में, खासकर अगर वो हल्क से रिलेटेड हो। तो सैमसंग बताता है कि ये बहुत जल्दी हुआ है, ये एकदम रात के अंधेरे में हुआ, इसी वजह से हमें इसका कोई विटनेस नहीं मिल पाया। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि इसको जो है बिल्कुल पब्लिक के अंदर किया गया, सबके सामने। ये चीज बहुत ज्यादा ऑड और जरूरी है, ये दोनों ही है। हमें शायद उसके ऊपर पहले से नजर रखनी चाहिए थी, हमें पता होना चाहिए था कि शायद वो लोग इस तरह की मीटिंग करने वाले हैं और ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सैमसंग कि हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। और इसी तरह वहाँ पे वो बता रहा होता है कि जो है रेड हल्क के ऊपर नजर रखना इतना आसान काम नहीं है, वो कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है जिसके ऊपर हम ऐसी नजर रख सकें, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। और यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं इसके मुताबिक मैं यहाँ पे जज कर सकता हूँ कि पहला शॉट जो भी लिया गया था वो यहाँ से कुछ फीट की दूरी पे लिया गया था। 50 mm केसिंग है एडामेंटियम टिप्स के साथ और उसके अंदर एक तरह की मॉर्फिन मेडिसिन मौजूद थी जो कि उसको मारी गई थी ताकि उसको बेहोश किया जा सके। तो वहीं से बकी बोलता है कि अच्छा ये कहाँ मौजूद है, मुझे भी दिखाओ जरा। तो वहीं से सैमसंग बताता है कि साइंस गाय जो है उसको ऑलरेडी यहाँ से ले गए हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको फौरन फॉरवर्ड करूंगा। और टॉक्सिकोलॉजी की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उससे यही पता चल रहा है कि मॉर्फिन जो है उसकी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत तेजी से घुस गया था और इसी वजह से रेड हल्क जो है थोड़ा सा कमजोर हो गया था और उसके सेंसेस डल हो गए थे, वो थोड़ी देर के लिए वल्नरेबल हो गया था। वो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से मार नहीं खा रहा था बल्कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा रिपीटेड पंचेस दिए गए हैं, बहुत ज्यादा तेजी के साथ। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी तेजी से उसको पंचेस मारे गए हैं कि रेड हल्क अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। वो एम्बुश जो थी पूरी तरीके से प्रिपेयर की गई थी और चेस्टेड की गई थी। हर एक सेकंड जो है उसका पहले से प्लान किया गया था कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन के लिए उनको हर एक वेरिएबल के बारे में पहले से सोच के रखना ही था, वरना अगर वो कोई भी गलती करते या कहीं चूकने की कोशिश करते तो एक खतरनाक किस्म की फेलियर उनके सामने आती। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो यहाँ पे रेड हल्क के ऊपर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और ये सर्जिकल स्ट्राइक में वो कामयाब भी हुए, रेड हल्क अपने घुटनों पे आ ही गया था। तो वहीं से बकी बोलता है कि मुझे ये बात तुम्हारी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि जब आयरन मैन और उसका मुकाबला हुआ था तो उसने आयरन मैन के आर्मर को बिल्कुल श्रेड करके रख दिया था। तो वहीं से डॉक्टर सैमसंग बताते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो है उसकी बेसिक कॉम्पोजिशन आपकी शील्ड की तरह नहीं है, मतलब वो वाइब्रेनियम के कोर से नहीं बना हुआ है जो कि हर तरह का इम्पैक्ट जो है झेल सके। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं लेकिन आखिरकार ये इस तरह की चीज यहाँ पे आई कैसे हमारे शहर के अंदर जो कि रेड हल्क इतनी बुरी तरीके से शामत बुला सकती है। तो वहीं से सैमसंग बोलता है कि जिन पैसों से तुम टैक्स भरती हो गवर्नमेंट उन्हीं का इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें बनाती हैं और ये कोई आम चीज नहीं बल्कि एक रिडीमर आर्मर था जो कि शील्ड ने बनाया था और उसका सिर्फ एक ही पर्पस था जिसके लिए इसको बनाया गया था। इसका काम था हल्क को मारना, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। लेकिन जो शख्स भी इस आर्मर को चला रहा था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था, उसको पहले से चलाते हुए आ रहा है और इसी वजह से वो रेड हल्क के इतने ज्यादा करीब आ पाया। लेकिन उसने शायद अब बहुत ज्यादा ही करीब आ गया और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और हमें बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो रिडीमर आर्मर के अंदर कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस मौजूद है जो कि रेड हल्क से मुकाबला कर रहे हैं। और अगले वाल हम देखते हैं कि वहां पे जैसा कि वो बता रहा था सैमसंग के वहां पे उसने उसके करीब आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो हैं कल रात एक्शन के दरमियान मारे गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है पंच मार के उस पूरे के पूरे रिडीमर आर्मर के छींतड़े उड़ा देता है। और जैसा कि अभी आपको सैमसंग ने बताया कि इस आर्मर को बनाया ही इसलिए गया था कि ये हल्क से मुकाबला कर सके। इसका कोर जो है वो वाइब्रेनियम और एडामेंटियम से मिलकर बना हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस आर्मर के बारे में। और इसी आर्मर के अंदर जनरल थंडरबोल्ट रॉस मौजूद थे जिनकी यहाँ पे कल रात मौत हो गई है और इसी क्राइम सीन के ऊपर सैमसंग, कैप्टन अमेरिका और मिस मार्वल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं।
लेकिन मिस मार्वल बोलती क्या तुम ठीक हो, मुझे आज तुम बहुत ज्यादा अलग लग रहे हो। तो सैमसंग बोलता है कि हाँ मैं पहले से बदल चुका हूँ, क्योंकि लोग तो आगे बढ़ते ही हैं, ग्रो करते ही हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं लाइक रॉस। तो इसे मिस मार्वल बोलती है कि एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कह रहे हो। तो इसे सैमसंग बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये बात सब जानते हैं कि रेड हल्क ने जो है थॉर से मुकाबला करा और उसकी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला दी थी। तो जनरल को आखिरकार ऐसा क्यों लगा कि वो अपने ईगो के साथ जाके उससे लड़ सकते हैं और उनके पास जीतने का कोई चांस भी है उसके खिलाफ। जितने भी फ्यूचर के प्लान्स थे उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया। तो इसे बकी बोलता है कि एटलीस्ट वो यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए हैं, वो एक सोल्जर की तरह मारे गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसे सैमसंग बोलता है कि वेल पब्लिकली मैं इसी बात को शेयर करूंगा लोगों के साथ कि वो एक हीरो की मौत मरे हैं, लेकिन प्राइवेटली और पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं खुद ही उनके मुंह में जाके बंदूक का ट्रिगर दबा देता, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। और वहीं से सैमसंग बोलता है कि एयरफोर्स वाले चाहते हैं कि वो इस केस को यहाँ से हैंडल करना शुरू करें। मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि तुम उनको वही काम करने जो ठीक है, और जब यहाँ पे फ्यूनरल हो जाएगा तो उसके बाद रेड हल्क को जाके मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां से सैमसंग चले जाता है और बकी उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वहीं से मिस मार्वल पूछती है कि बांस मुझे आज कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वो बोलता है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, मुझे भी आज कुछ डिफरेंस लग रहा है, पहले सैमसंग ने कभी भी हमसे इस तरह से बात नहीं करी है। क्या सैमसंग के अंदर किसी और की झलक नजर आ रही है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। और इसी तरह बेसिकली हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं 2 दिन के बाद, जहाँ पे आज फ्यूनरल हो रही है। और ये फ्यूनरल किसी और की नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस की है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे स्टीव रॉजर्स भी मौजूद है और वहाँ पे ब्रूस बैनर का दोस्त रिक जोन्स ए बॉम्ब भी आता है। और वो यहाँ स्टीव से मिलने की कोशिश करता है और स्टीव उसको बिल्कुल भी नहीं पहचानता है, क्योंकि पहले वो कभी इस तरह का हुआ नहीं करता था। तो वो यहाँ आके बताता है कि मैं रिक जोन्स ही हूँ और एक बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है। खैर फाइनली मैं उसकी लीग में आ गया हूँ जिसका मैं हमेशा से दोस्त रहा करता था। क्या आप थंडरबोल्ट रॉस को जानते थे? आई मीन उनकी सर्विसेज के मुताबिक। तो कहता है कि नहीं मैं उनसे खास करके मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी इस कंट्री को सर्व करते हुए निकाली है और ये बहुत जरूरी है कि हम इनकी इस बात को ऑनर करें। तो ये बॉम्ब बोलता है कि रियली, मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ एक जर्क है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। तो वहीं से स्टीव पूछते हैं क्या बैनर यहाँ पे आ रहा है? तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है क्या इसी वजह से यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स मौजूद हैं, उसको इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉग सैमसंग आता और कहता है कि एवरीवन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ जाइए ताकि हम लोग अपनी सेरेमनी को शुरू कर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक तरह की फ्यूनरल चल रही है जनरल थंडरबोल्ट रॉस की, जहाँ पे सबसे पहले आके डॉक्टर लियोनार्ड सैमसंग बात कर रहा होता है। और बेसिकली यहाँ पे एक लंबी चौड़ी स्पीच दी गई है जो कि ज़्यादातर फ्यूनरल्स में दी गई होती है कि वो ऐसे थे, उनके ग्रैंडफादर उनके फादर जो है वो मिलिट्री के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने अमेरिका को सर्व करने के लिए हर एक काम करा है और फलाना ढमकाना उनकी फैमिली बैकग्राउंड बताया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंसिया जो है इस सारी की सारी फ्यूनरल के ऊपर नजर रख के बैठी हुई है एक क्लासिफाइड लोकेशन के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड शी हल्क भी जो है वो भी इंटेलिजेंसिया के पास ही मौजूद है और वो भी इसको देख रही होती है और कहती है कि अगर मैं वहां पे होती तो आज काफी मजा आ रहा होता। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि तुम जानती हो ना कि ये कितनी ज्यादा इनप्रैक्टिकल बात है कि तुम्हारा वहां पे होना, क्योंकि वो लोग पहले इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद रेड हल्क के साथ तुमने उसकी मदद करी है थंडरबोल्ट रॉस को मारने में। तो वहीं से वो बोलती है रेड शी हल्क तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे इसकी परवाह है, सैमसंग जब वहां पे गया तो मैं भी जा सकती हूँ। तो वहीं से वो मिस्टीरियस शख्स कहती है कि यही तो सारी की सारी बात है कि हमारे पास जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस होंगे हमें उस हिसाब से ही चलना होगा। सैमसंग की वहां पे जरूरत थी इसीलिए उसको वहां पे भेजा गया है। तो वहीं से वो बोलती है कि मैं यहाँ पे पिछले कई दिनों से बैठी हुई हूँ घर के अंदर, मुझे यहाँ से कहीं निकलने नहीं दिया और मैं तुमसे यहाँ पे पूछने के लिए नहीं आई हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ करना है और क्या नहीं करना। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आती है और कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी आवाज नीचे करनी चाहिए और काम डाउन करना चाहिए और उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। लेकिन रेड शी हल्क बोलती है कि लिटिल गर्ल अपने ग्रीन हाथ मुझसे दूर रखो। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये कोई और नहीं बल्कि ये लायरा है जो कि दरअसल वो शी हल्क का वर्जन है जो कि फ्यूचर में से आई है, जो कि थंडर की बेटी है, जिसको हमने देखा था कि बेसिकली वो डार्क रेन वाले इवेंट के अंदर ही आई थी जो कि एक एजेंसी आर्मर के लिए काम कर रही थी। और बेसिकली वो अपने एक मिशन के ऊपर निकली हुई थी जहाँ पे वो शी हल्क को ढूंढ रही थी, यानी जेनिफर वॉल्टर्स को। लेकिन शी हल्क तो उसको मिली नहीं थी बल्कि उसको कुछ मिस्टीरियस लोग मिल गए थे जिन्होंने उसको कहा था कि यार तुम हमारे लिए काम करो। तो बेसिकली वो मिस्टीरियस लोग कोई और नहीं बल्कि इंटेलिजेंसिया ही थी। और हम देख रहे हैं कि अब लायरा भी जो इंटेलिजेंसिया के पास मौजूद है, रेड शी हल्क भी और डॉग सैमसंग भी, और रेड हल्क भी इनके पास ही मौजूद था लेकिन उसने अब इनसे गद्दारी कर ली है। और वहीं से रेड शी हल्क उसको बहुत जोरदार पंच मारते हुए बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे काम करती तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? यहाँ पे मैं तुम्हारी अगर जान भी ले लूँ तो यहाँ पे कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो कि मुझे ये करने से रोक सके। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, अगर तुम लोग यहाँ इस तरह बच्चों की तरह बिहेव करते रहोगे तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इनका लीडर मोडेक होता है और कहता है कि थंडरबोल्ट रॉस की डेथ ने जो ये चीजों को बहुत ज्यादा कंप्लीट कर दिया है, हमें जो है अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इस तरह की जो तुम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो। तो लायरा बोलती कि यस मोडेक जैसा आप कहें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूनरल के अंदर जब अलग अलग लोग आके बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे दाथिंग आता है, ए बॉम्ब आता है थंडरबोल्ट रॉस के लिए कुछ कहने के लिए, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रूस बैनर भी आता है और कहता है कि आई गॉट अ ड्रिग। तो कहता है कि ऑल राइट ब्रूस जैसा तुम चाहो।
और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रूस बैनर आ चुका है दुनिया के सामने और यहाँ पे अपनी कुछ जो है फोटोज वगैरह शेयर कर रहा होता है बेटी के साथ और बता रहा होता है कि किस तरह से उनका थंडरबोल्ट रॉस के साथ एक अलग ही तरह का रिलेशन था। वो कभी भी उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी बेटी से शादी करना उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को कभी भी ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत किया करते थे। यहाँ पे लियोनार्ड अभी ये कह रहा था कि वो उनका वो बेटा था जो कभी उनका हो सकता था, लेकिन इस बात से मैं टोटली अग्री नहीं करता हूँ। कर्नल ग्लेन टैलबॉट जो थे वो उनके एक बेटे की तरह थे और हमेशा से वो उसको जो है अपनी बेटी के साथ शादी भी करवाना चाहते थे। जनरल के दिमाग में हमेशा से यही बात थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि बेटी और टैबलॉट की जब शादी हुई तो वो बहुत छोटे टाइम की रही और उनका डाइवोर्स हो गया। ये बात भी माननी पड़ेगी, जब टैलबॉट जो है रशिया के अंदर गायब हो गया था तो थंडरबोल्ट रॉस को बेटी से ज़्यादा उसकी चिंता हो रही थी। और जब टैलबॉट जो है हल्क से लड़ते लड़ते मारा गया तो उसकी जान चली गई थी, तो उस चीज़ से रॉस अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडर फील कर रहा था। और अफसोस के साथ जनरल रॉस का भी वही हाल हुआ, मतलब उनकी भी मौत एक हल्क के खिलाफ लड़ते हुए ही हुई। जब बेटी की मौत हो गई तो उसके बाद उनके पास कोई भी शख्स नहीं बचा जो उनको प्यार कर सकता था। उनकी दुनिया एक तरह से अपसाइड डाउन हो गई। कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को दफनाना उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और उन्होंने वही सबसे मुश्किल काम करा। उनके दिल के अंदर हमेशा से बेटी कहीं ना कहीं मौजूद थी और वो उसको वापसी लाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और वहीं से ब्रूस वेन बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस बात को तो एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि जनरल रॉस का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा हल्क के खिलाफ था। वो हमेशा इस बात पे लगे रहते थे कि हल्क जो है वो एक तरह का डेंजर है और सबकी जाने उसकी वजह से खतरे के अंदर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सच्चाई ये है कि हल्क जो है एक डेंजर था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जाने भी बचाई और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम ही करा है। लेकिन अब इन सारी बातों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं हल्क नहीं बन सकता हूँ और शायद यही सही वक्त है कि जनरल रॉस भी यहाँ से हमें छोड़ के चले गए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे गैस नहीं करा है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पे आगे इतनी ज़्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को बताता चलूँ कि मैं कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आज बात करने का मौका दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं और जनरल थंडरबोल्ट रॉस के जो फ्यूनरल होता है उसको वहाँ पे ले जा रहे होते हैं और बेसिकली उनको यहाँ पे 21 तोपों की सलामी भी दी जा रही होती है। वहीं पे मिस मार्वल कैप्टन अमेरिका से पूछती हैं क्या हम जो है ब्रूस बैनर के पीछे जाएं, तो वहीं से बकी बोलता है कि स्टीव तुम क्या कहते हो। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं अगर ब्रूस यहाँ से कुछ देर के अंदर नहीं जाता है तो फिर हम अपना मूव लेंगे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से ये बॉम्ब जो है वहाँ से ब्रूस बैनर को अपने साथ ले जाता है और यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं उसी रात के अंदर सिमेट्री के अंदर, जहाँ पे जनरल थंडरबोल्ट रॉस की जो है लाश को दफनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गाड़ी के अंदर मिलिट्री के लोग आते हैं और वो कहते हैं एक्सक्यूज मी फॉक्स, ये जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मुझे आपकी आईडी देखनी होगी इसके लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लेडी के साथ एक आदमी आता है, उसको अपनी आईडी दिखाते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो कहता है कि कर्नल आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जनरल थंडरबोल्ट की जो कबर बनी हुई है उसके ऊपर एक लेडी आके फूल वगैरह रख रही होती है और हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस फिगर कोई और नहीं बल्कि दरअसल बेटी रॉस है, जो कि कॉमिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से मरी हुई है और हमें इस बारे में नहीं पता कि दरअसल यहाँ पे आई तो कहाँ से आई। और हम देखते हैं किस तरह यहाँ पे बेटी उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए आई और रो रही होती है और वो उस ऑफिसर के गले लगती थी जिसके साथ वो आई है। और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर भी टैलबॉट ग्लेन ही है। इसका भी कुछ देर पहले ब्रूस बैनर जिक्र कर रहा था कि किस तरह से ये भी मर चुका है। लेकिन ग्लेन बोलता है कि हम लोग बहुत जल्द जो है ट्रूथ को ढूंढ ही लेंगे बेटी, और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन अब हमें वापसी लौट के चलना चाहिए, ये हमारे लिए यहाँ पे सेफ नहीं है इस तरह से घूमना। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस कहानी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। बेटी रॉस और ग्लेन टैलबॉट जो है वो बहुत सालों पहले ही कॉमिक्स के अंदर मर चुके हैं, लेकिन अचानक इनका यहाँ पे आ जाना किसी वजह को बताए बगैर ये यहाँ पे सस्पेंस को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से इंटेलिजेंसिया के वॉर रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सैमसंग बोलता है अब उसके पास एक कॉम्प्लायंस मौजूद है, पहले से भी कहीं ज़्यादा। तो वहीं से मोडेक पूछता है कि आखिरकार तुम ये बात कैसे कह सकते हो, मैंने उस रेड मॉन्स्टर को बहुत टाइम से स्टडी करा है और उसने जिस तरह से रॉस को मारा है ये उसकी प्रोफाइल के अंदर फिट नहीं करता है। तो वहीं से मोडेक बोलता है कि जिस रेड मॉन्स्टर की तुम बात कर रहे हो वो कुछ वक्त पहले तक हमारा एक ट्रस्टेड एलाय हुआ करता था। तो सैमसंग बोलता है कि अब वो हमारा कोई एलाय नहीं है, और ये बताओ कि रेडीमर आर्मर के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा तो उसको बनाने के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है ना स्टर्न्स, क्योंकि तुमने ही सबसे पहले जनरल रॉस को वो आर्मर बना के दिया था ताकि वो हल्क से मुकाबला कर सकते थे। वहीं से लीडर बोलता है कि अपने अल्फाजों पे जरा गौर करो सैमसंग, तुम इस अर्थ के ऊपर स्मार्टेस्ट लोगों में से एक हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे कोई ऐसी बात कर दो जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। लेकिन वहीं से मोडेक बोलता है कि बस बहुत हो गया, यही चीज हमें रोकनी होगी, इस तरह का डिस्ट्रस्ट हम लोगों के बीच में ये खत्म हो जाना चाहिए, यही चीज हमारी टीम को बर्बाद कर सकती है। रेड हल्क को हमारे प्लान की सारी जरूरी डिटेल्स वो पहले से ही पता है और उसको ये बात भी पता थी कि किस तरह से रॉस जो है हमारे इस पूरे के पूरे प्लान का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल आइटम है। और जैसा कि उसने जनरल थंडरबोल्ट रॉस का मर्डर कर दिया है रेड हल्क ने, तो उसका मतलब ये है कि उसने अपना पहला शॉट चल लिया है और अब वक्त आ गया है कि जब उसने अपनी चाल चल ली है तो हम भी उसका जवाब देने के लिए अपना शॉट चलें। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल वो लोग जो है अपनी पूरी की पूरी टीम से बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वही सारे मेंबर्स मौजूद है जो कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, जो इंटेलिजेंसिया के अंदर मौजूद थे। और बेसिकली अब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये लोग सीधा जो है अब रेड हल्क से मुकाबला करेंगे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे केव के अंदर शिफ्ट होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क जो एक शख्स के साथ इस गार के अंदर आ रहा होता है
और वो पूछता है क्या तुम्हें उस बात पे विश्वास है जो कुछ भी तुमने उस फ्यूनरल के अंदर कहा। तो वहीं से वो शख्स बोलता है जिसको हमें दिखाया नहीं जा रहा है कि मैंने बस वही कहा जो सच था। और हमेशा इस बात का ये मतलब नहीं होता है कि जो चीज़ सच हो आप उसके ऊपर विश्वास भी करें, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि वेल, ये जवाब तो तुमने बहुत ज़्यादा समझदारी वाला दिया है। तो वहीं से वो शख्स बोलता है अपने बंकर को खोलते हुए, तुम मेरे पास मेरी मदद के लिए आए थे और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट चीज़ ये है। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, तुमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, और सच कहूँ तो इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था इंक्लूडिंग मी कि मैं तुम्हारे साथ विलिंगली काम करूँगा इस तरह से। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। अब इस चीज़ को हम लोग अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर ही है। और रेड हल्क बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं है बैनर। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम हम लोग एक दूसरे से सच तो बोल रहे हैं। तो वहीं से ब्रूस बैनर बोलता है कि देखो हम दोनों को इस वक्त एक ही चीज़ चाहिए, हमारा गोल एक ही है और उस गोल को पूरा करने के लिए जनरल थंडरबोल्ट रॉस को मरना ज़रूरी था। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हल्क वाली सीरीज में कि रेड हल्क बोलता है कि मुझे अब एक ऐसे शख्स से मदद लेनी होगी जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क का सबसे खतरनाक और सबसे जबरदस्त किस्म का दुश्मन है, यानी कि ब्रूस बैनर ओरिजिनल हल्क, जिसकी पावर इस वक्त उसने एब्जॉर्ब करके उसको हल्क लेस बना दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली रेड हल्क जो है वो ब्रूस बैनर के साथ मिल चुका है और वो इंटेलिजेंसिया से दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।